आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स की यूनिट। लिखिएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इसमें लिखिए कैपिटल इन केस ऑफ अ कंपनी। Capital in case of a company is called share capital. Full stop. Total share capital of the company. Total share capital of the company is divided in between different part full stop. Each part is called share. Each part is called share and value of each part is called face value of the share. देखो अगर एक कंपनी बेटे शेयर कैपिटल उस कंपनी की अचीविंग 10 लाख है, ये शेयर कैपिटल है कंपनी की। तो इस 10 लाख को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 10,000 into 100। चेक करके बताओ 10 लाख बनता है? यस सर। 10,000 into 100 इज इक्वल टू 10 लाख। ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता था 1 लाख इंटू 10। 1 लाख इंटू 10 भी क्या बनता है बच्चों? 10 लाख बनता है। 10 लाख बनता है। तो यहां जो ये पार्ट है इसको हम शेयर्स बोलते हैं और इस पार्ट की जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो हमने कॉर्पोरेट अकाउंट में पहली चीज डिस्कस करी, फर्स्ट थिंग शेयर कैपिटल क्या होती है। Capital in case of a company is called share capital. Total share capital different part में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट को शेयर बोलते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। एग्रीड। नेक्स्ट, as per Companies Act 2013, a company can issue its share. A company can issue its share either at par के ब्रैकेट में लिखो बेटे इक्वल टू फेस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, और एट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और एट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ब्रैकेट में लिखें मोर देन फेस वैल्यू, more than face value, bracket close. But company cannot issue its share company cannot issue its share at discount.
तो बेटे सेकंड पॉइंट हमें एक चीज समझाता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर पार पर इशू कर सकती है, मतलब इक्वल टू फेस वैल्यू, प्रीमियम पर इशू कर सकती है मोर देन फेस वैल्यू। कितना प्रीमियम पॉसिबल है? अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, बट कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू कर पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर। देखो बेटे, टाइप ऑफ शेयर्स में दो तरीके के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो इक्विटी शेयर। फर्स्ट लिखो टाइप ऑफ शेयर में इक्विटी शेयर। इस इक्विटी शेयर के आगे लिखिए अ शेयर other than preference share। A share other than preference share। तो इक्विटी शेयर क्या होता है जो प्रेफरेंस नहीं होता? इक्विटी क्या होता है इसको जानने के लिए प्रेफरेंस शेयर की जानकारी जरूरी है। नेक्स्ट लाइन में लिखो सेकंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, इसमें लिखें अ शेयर विच कैरीज preferential right, a share which carries preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital। देखो बेटे, अगर कंपनी का कोई इस कैटेगरी का शेयर है कि जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग शेयर होल्डर, इस वाले शेयर होल्डर को प्रॉफिट पहले मिलेगा, बचा हुआ सारा प्रॉफिट इस कैटेगरी का होगा। अगर इसको ऐसा राइट है, इसको ऐसा ऑप्शन हमने दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल। जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो सारी लायबिलिटी का पैसा पे करते हैं एक ड्यू ऑर्डर में। बाद में जब शेयर होल्डर तक पहुंचते हैं तो कौन सी कैटेगरी के शेयर होल्डर को पैसा पहले देंगे? प्रेफरेंस। तो अगर एक शेयर होल्डर के बाद ऐसा राइट है कि उसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर है। कोई ऐसा राइट नहीं है तो वो ऑर्डिनरी शेयर है जिसको इक्विटी शेयर बोलते हैं। एग्रीड? तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? उसके बाद दो राइट्स होते हैं कंपनी के, डिविडेंड पेमेंट में पहले रिसीव करने का राइट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अगर हो रहा है तो पहले रिसीव करने का राइट। एग्रीड? आती है बात समझ? तो टाइप ऑफ शेयर्स कंप्लीट है। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। पहले बेटे था टाइप ऑफ शेयर। शेयर कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कितने तरीके हो सकते हैं? फर्स्ट लिखो ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसमें लिखें इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल that can be issued
by the company up to a particular date, up to a particular date नहीं लिखना. It is maximum amount of share capital that can be issued by the company during its lifetime. Without amending, oblique changing, memorandum of association, full stop. It is also called registered share capital, or nominal share capital. It is also called registered share capital or nominal share capital. देखो बेटे, अगर एक कंपनी 10 लाख रुपीस की कैपिटल के लिए ऑथराइज्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हमने कंपनी को बनाया है तब उस कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन 10 लाख की कैपिटल के लिए करवाया था. ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है. हर कंपनी के MOU होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. MOA का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अलग अलग क्लॉज होती हैं, जिसकी एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज. इस कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है हमारी कंपनी कितनी कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड है. सर हम ज्यादा या कम कैसे डिसाइड करते हैं कितनी कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड करवाएं? बेटे एक तो होता है जब भी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बेस्ड ऑन दिस कैपिटल अमाउंट कुछ परसेंटेज हमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है. तो अननेसेसरी ज्यादा अमाउंट के लिए हम अपनी कैपिटल को रजिस्टर्ड करवा के अननेसेसरी की ज्यादा फीस नहीं देंगे. हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम जब भी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो एक बिजनेस की अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है. उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखकर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं. अज्यूमिंग मुझे अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत है 5 लाख, तो मैं उस 5 लाख प्लस कुछ और फ्यूचर के लिए सोचता हूं कि फ्यूचर में और पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो 2-3 लाख प्लस करके 5 + 2 7 या 5 + 3 8-9 लाख के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवा दो. और उस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए 10 लाख की कैपिटल लेट अस अज्यूम मैंने डिसाइड करी, तो इस कैपिटल के अमाउंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कौन सी क्लॉज में लिख दूंगा? कैपिटल क्लॉज. और ये मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल है. फिर इसका डिवीजन वहीं लिखा जाता है कि इक्विटी कितना होगा, प्रेफरेंस कितना होगा, या सारा इक्विटी होगा. वहीं पर डिवीजन लिखा जाता है कि कौन सी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे. ये 10 लाख के लिए ऑप्शन 1 में जाओगे, ऑप्शन 2 में जाओगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं. वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन वहां लिखी. एग्रीड? तो हम अमेंडमेंट को चेंज कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड पड़ता है. तो पहले हमने 10 लाख की कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया, फ्यूचर में और पैसे की जरूरत है, शेयर और इश्यू करने हैं, तो पहले क्या करेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कैपिटल क्लॉज को चेंज करेंगे. जो रिक्वायरमेंट प्रोसीजर है कंपनीज एक्ट का उसको फॉलो करेंगे. फीस देनी है जो देंगे करेंगे. क्लियर? सेकंड लिखो, इशूड शेयर कैपिटल.
इशूड शेयर कैपिटल, लिखें इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, it is part of authorized share capital which is issued by the company up to a particular date. अब देखो बेटे, इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कंपनी 10 लाख की कैपिटल के लिए ऑथराइज्ड है और जिसका डिवीजन ऐसे है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 लाख बन जाता है। जरूरी नहीं है सारे के सारे शेयर एक ही पर्टिकुलर डेट पर इशू कर दिए जाए। एक पर्टिकुलर डेट तक हमने सिर्फ 7 लाख शेयर्स ऑफ 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू कर दिए। अमाउंट कितना आ गया बच्चे? 7 लाख। अमाउंट कितना आ गया राजे? 7 लाख। तो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट 10 लाख है, बट इस 10 लाख में से कितना अमाउंट इशू कर चुके हैं? 7 लाख। ऑथराइज शेयर्स के नंबर है 1 लाख, बट 1 लाख में से कितने शेयर्स इशू करे हमने? सिर्फ 70,000। कोई बताएगा सिर्फ 70,000 शेयर ही इशू क्यों करे, सारे क्यों नहीं इशू करे? क्योंकि बच्चे ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड प्लस नियर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड। प्रेजेंट रिक्वायरमेंट में मुझे सिर्फ 7 लाख रुपीज चाहिए था, इसीलिए 7 लाख रुपीज की कैपिटल मैंने इशू कर। आती है बात समझ? थर्ड पॉइंट देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट लिखिए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। लिखें इट इज पार्ट ऑफ issued share capital, it is part of issued share capital which is, it is part of issued share capital which is taken up by the public for which is taken up by the public up to a particular date। लिख दीजिए, फॉर मत लिखिए, up to a particular date। सुने बच्चे, ये वाला पार्ट भी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कभी ना कभी शायद 12th क्लास में इशू शेयर पहली बार आया था। तब ये था कि कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू करे, जरूरी नहीं है कंपनी को 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल जाए। अगर एप्लीकेशन कम शेयर्स के लिए मिली तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इशू इज अंडर सब्सक्राइब। 70,000 शेयर की ही एप्लीकेशन मिली तो बोलते हैं इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब। बाई चांस 70,000 से ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली तो क्या बोलते हैं? इशू इज ओवर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। जब ये इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ये बात कंफर्म्ड है कि एक्सेस अमाउंट हमें रिफंड करना है या आगे एडजस्ट करना है। बाई चांस आपने 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगवाई और आपको 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई, तो हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को 1 लाख नहीं करेंगे, हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को कितना कर देंगे? 70,000। बोलने में बोलते हैं इशू इज ओवर सब्सक्राइब, बट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का अमाउंट हम इशूड कैपिटल तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं।
इससे ज्यादा हुआ तो ये बात कंफर्म्ड है, हमें या तो पैसा क्या करना है, रिफंड करना है, या फिर पैसा क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज टेकन अप बाय द पब्लिक अप टू अ पर्टिकुलर डेट। अज्यूमिंग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है इशू, तो 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। फिर हमने ये सीखा था ये 10 रुपीज का अमाउंट जो है ये जरूरी नहीं है हम एक ही साथ मंगवाएं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला अमाउंट होता है वो किस चीज पर मिलता है, एप्लीकेशन। दूसरा अमाउंट जो भी डिसाइड करो उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। बैलेंस अमाउंट जो भी बचा हम बोलते हैं इनको हम किस पे मंगवाएंगे, कॉल्स। कॉल्स एक ही है तो वो फाइनल कॉल है, अदरवाइज उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड वगैरह। क्लियर? कितना बैलेंस बचा बच्चों, 3। आती है बात समझ? तो अब हम इसी पर बेस 4th नंबर पॉइंट लिखते हैं। 4th नंबर पॉइंट लिखिएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इसमें लिखेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में लिखेंगे इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल which is demanded by the company from the shareholder कंपनी ने डिमांड करी है, पेमेंट हुई नहीं हुई इससे हमें मतलब नहीं है, ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी ने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगवाया तो कोई बताएगा कॉल्ड अप का अमाउंट कितना है पर शेयर, 7। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइनल कॉल तीनों मंगवा लिए तो कॉल्ड अप अमाउंट 10। एग्रीड है? आती है बात समझ? नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर। इसको फार्मूले की तरह लिखिए और ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए। अब सुनो, कॉल्ड अप का मतलब होता है कितना पैसा हमने मंगवाया, उस मंगवाने में से जो मिल गया वो पेड अप बन जाता है, और जो नहीं मिला वो कहाँ जाता है बच्चों, कॉल्स इन अरियर में जाता है। क्या ये जरूरी है कि सारे शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं पे करा, अलॉटमेंट नहीं पे करा? नो। कुछ ऐसा अमाउंट होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने मे बी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मे बी फाइनल कॉल मंगवाया और वो नहीं दिया। तो इसीलिए कॉल्ड अप में से मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो पेड अप बन जाता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो किसमें होता है, कॉल्स इन अरियर में रहता है। एग्रीड? अब ये बताओ क्या ये पॉसिबल हो सकता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमने अलॉटमेंट ड्यू करा और किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों पैसे दे दिए? यस सर। तो जब हमें अलॉटमेंट के वक्त फाइनल कॉल का पैसा मिल जाता है उस अमाउंट को कॉल्स इन अरियर बोलते हैं या कॉल्स इन एडवांस? उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कॉल्स इन एडवांस ना तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है, ना ही इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट है, ना ही कॉल्ड अप का पार्ट है और ना ही पेड अप का पार्ट है। इवन दो शेयर होल्डर ने पे करा बट वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पेड अप कैपिटल का मतलब होता है जो मंगवाया उसमें से कितना मिला।
जो मंगवाया ही नहीं और मिल गया, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, not a part of paid up share capital. It is just a current liability of the company. It is just a current liability of the company. आती है बात समझ? नेक्स्ट टाइम में स्टार बना के लिखिए. नेक्स्ट टाइम में स्टार बना के लिखिएगा. कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस calls in advance is not a part of, calls in advance is not a part of called up share capital comma not a part of paid up share capital but it is just a current liability of the company. क्लियर है? ये बात भी कंप्लीट है. नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, रिजर्व कैपिटल. बेटे वर्ड कैपिटल रिजर्व नहीं है, रिजर्व कैपिटल है. क्या है वर्ड? रिजर्व कैपिटल. बोर्ड पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा. अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपी है, और सॉरी 10 रुपी है, इस 10 रुपीज में से कभी कभी कंपनी कुछ अमाउंट को रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर करती है. लेट अस अज्यूम इस 10 रुपीज की फेस वैल्यू में से कंपनी ने बोला 1 रुपी की रिजर्व कैपिटल है. रुपी 1 क्या है? रिजर्व कैपिटल. इसका मतलब जब भी कभी भी कोई भी शेयर्स इश्यू होंगे तो आप आउट ऑफ 10 9 रुपीज मंगवा सकते हैं. 1 रुपी रिजर्व कैपिटल है. इस रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है दिस अमाउंट कैन ओनली बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. जब कंपनी को हम क्लोज कर रहे हैं तब अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस 1 रुपी को मंगवाएंगे. दोबारा सुनिएगा. अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू 10 है और आउट ऑफ 10 कंपनी ने डिक्लेयर करा 1 रुपी इज रिजर्व कैपिटल. इसका मतलब होता है जब भी कभी भी कोई भी शेयर आप इशू करोगे तो इशू की कंडीशन है 1 रुपी आप नहीं मंगवाओगे उस पर. आउट ऑफ 10 कितना कॉल्ड अप हो सकता है? 9 ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. अब कंपनी क्लोजिंग पर है तो क्लोजिंग के वक्त अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्लोजिंग को वाइंडिंग अप बोलते हैं. वाइंडिंग अप के कुछ लॉज और कंडीशंस हैं. वाइंडिंग अप के वक्त सारे एसेट को सेल करा जाता है, कैश कन्वर्जन होता है. उस कैश से हम लायबिलिटी को पे करते हैं. लायबिलिटी में सबसे लास्ट में पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है. सेकंड लास्ट पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है. तो मैं कहूं लास्ट ग्रुप में कौन खड़ा है? शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस. अगर हमारे पास कैश की कमी पड़ जाती है और हम लायबिलिटी को पूरा पे नहीं कर पा रहे तो इस रिजर्व कैपिटल से हम पैसा मंगवाते हैं. शेयर होल्डर को बोलते हैं भैया वो जो रिजर्व कैपिटल का अमाउंट है ना वो आप लोग पे कीजिए. तो रिजर्व कैपिटल को हम डिफाइन करते हैं इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन. एग्रीड? तो जब भी कभी भी कोई भी शेयर्स इश्यू होंगे तो इन उन हर शेयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा. इतना अमाउंट आप अभी नहीं मंगवा सकते.
तो रिजर्व कैपिटल में लिखिएगा, रिजर्व कैपिटल में लिखिएगा इट इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, it is part of share capital which is declared by the company to be called up only in the event of winding up, only in the event of winding up oblique liquidation. क्लियर विद ऑल, ये टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तो बेटे हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा बेसिक से, जो उम्मीद है कि जब भी हम कॉर्पोरेट अकाउंट समझते हैं वहीं से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने लिखा पॉइंट शेयर कैपिटल, कैपिटल इन केस ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। फिर मैंने बताया कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम अपने शेयर्स या तो फेस वैल्यू पर इश्यू करते हैं जिसको इश्यूड एट पार बोलते हैं, या फिर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हो, बट कंपनी कांट इश्यू इट शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर इश्यू पॉसिबल नहीं। फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ शेयर, दो तरीके के टाइप होते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। फिर हमने तीसरा डिस्कस किया टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। एग्रीड है? अगर इस पॉइंट तक पहुंचे हैं टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, लिखो जी। नेक्स्ट देखिए पब्लिक इशू। पब्लिक इशू, पब्लिक इशू में लिखिएगा okay, public issue means option given to all the public to take shares of the company, against cash payment, full stop. Such an option is given through a document called prospectus. देखो बेटे, अगर कंपनी ने पहली बार पब्लिक को ऑफर करा तो उसको आईपीओ बोल देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर पहले नहीं सेकंड बार ऑफर कर रही है पब्लिक को, पहले उसने कुछ शेयर इश्यू करे हुए हैं, वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, और दूसरी बार पब्लिक को ऑफर करती है हमारे शेयर और खरीद लीजिए आप, तो उसको सिर्फ पब्लिक इश्यू बोलते हैं। चाहे वो पब्लिक इश्यू हो, चाहे इनिशियल पब्लिक ऑफर हो या इनिशियल पब्लिक इश्यू हो, दोनों के दोनों ऑफर कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू किए जाते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। किसके थ्रू किए जाते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू।
हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी के क्या ले लीजिए, शेयर्स ले लीजिए। नेक्स्ट, राइट इशू। राइट इशू लिखिए, इट इज एन ऑप्शन गिवन टू, it is an option given to existing shareholder to take new shares of the company, against cash payment. तो बेटे, जब हम एक बार एग्जिस्टिंग कंपनी है, पब्लिक इशू हो चुका है, जिसको आईपीओ बोलते हैं, फर्स्ट पब्लिक इशू को आईपीओ बोलेंगे। सेम कंपनी सेकेंड टाइम दोबारा से इशू लेकर आना चाहती है, मैंने अभी नहीं बोला पब्लिक इशू, सेम कंपनी दोबारा से कुछ और शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसके बाद दो रास्ते हैं। राइट इशू के रास्ते में जाए तो वो इन शेयर्स का ऑफर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। अगर वो पब्लिक इशू के रास्ते पर चलती है तो इन शेयर्स का ऑफर सबको दे रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी दे रही है और नॉन शेयर होल्डर जो है उनको भी दे रही है, और पब्लिक एट लार्ज को दे रही है। प्रॉब्लम होती क्या है, पब्लिक इशू करने में हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपेंस ज्यादा होता है, एडवर्टीजमेंट भी एक बड़ी करनी पड़ती है, एक्सेट्रा। अगर हम राइट इशू करें तो हमें एक्सपेंस कम होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनकी इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास है, हमारी एक कॉस्ट मैसेज की आएगी, मैसेज कर देंगे ये राइट इशू है, आपको इस रेशो में ऑफर किया गया है, शेयर खरीदने हैं तो अप्लाई कर दीजिए। कैश पेमेंट होता है दोनों में, दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज भी सेम रहती है, दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज भी सेम रहती है। प्रॉब्लम कहां आती है समझो, अगर एक शेयर का मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अज्यूमिंग 300 है, तो जब वो पब्लिक इशू होता है तो नियर अबाउट 300 पर ही होता है। जब वो राइट इशू होते हैं तो हम इसको 298 पर भी कर सकते हैं। ये डिफरेंस सिर्फ उन एक्सपेंसेस की वजह से आता है, जब हम पब्लिक इशू करते हैं तो पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचना पड़ता है, तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जब हम राइट इशू करते हैं तो इट हैज टू बी एट लोअर प्राइस, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए कुछ अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, दूसरा हमारी कंपनी का एक्सपेंस कम हो रहा है, तो जो एक्सपेंस कम हो रहा है क्यों ना उस एक्सपेंस को हम शेयर किसके साथ करें, शेयर होल्डर के साथ। तो ये पॉइंट रहता है। तो पब्लिक इशू पर जब जाती है कंपनी तो रेट नॉर्मली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू राइट इशू। एग्रीड है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेटे इस प्लान के अंदर हमारे शेयर का जो मार्केट प्राइस है उससे कम पर हम शेयर्स ऑफर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। किसको ऑफर करते हैं? एम्प्लॉयज को, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। हम एम्प्लॉयज के साथ कुछ कंडीशन अटैच कर देते हैं, इस ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर देते हैं। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हम अपने एम्प्लॉयज के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपको एम्प्लॉय को
मार्केट प्राइस जिस शेयर का 300 है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, प्रोवाइडेड आप हमारे यहां सर्विस में रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो हमारी इंटेंशन क्या है, इस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के साथ फ्यूचर के लिए अटैच रखना। अपार्ट फ्रॉम गिविंग अ सैलरी हम उसको एक ऑफर दे रहे हैं। अज्यूमिंग एक एम्प्लॉय को 1000 शेयर लेने का ऑफर है, 1000 शेयर देंगे उस एम्प्लॉय को। आज की डेट में उसका रेट कितना है, 300 इंटू 1000 करोगे तो अमाउंट इज 3 लाख। अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम गुड एनवायरमेंट, हम उसको ये ऑफर दे रहे हैं 3 लाख रुपीज के शेयर, जिसमें आज की डेट की वैल्यू 3 लाख है। हो सकता है 4 साल बाद हमारे शेयर की वैल्यू, अगर आप अच्छी तरह से काम करते रहे, हमारी ग्रोथ इतनी ही होती रही, तो मे बी 700 हो जाए। तो अगर इसकी फ्यूचर में वैल्यू 700 हो जाती है तो आपको तो फ्री में ऑफर कर रहे हैं, तो वो 3 लाख की वर्थ का अमाउंट या शेयर आपको कितने वर्थ के मिलेंगे, 7 लाख। तो ये ऑफर दी जाती है किसको, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, किसको, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये ऑफर जब भी लेकर आई गई तो इंटेंशन ये थी हमारी कंपनी अपने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को कुछ एक अट्रैक्टिव ऑफर देती है अपार्ट फ्रॉम सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज तो होता ही है, इससे हुआ क्या, हमारी कंपनी के जो लॉयल एम्प्लॉयज हैं वो दूसरी कंपनी में नहीं जाते, क्योंकि हमारी कंपनी में अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट उन्हें क्या मिल रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं, जिसकी आज की डेट में तो एक वैल्यू है और इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्यूचर में वैल्यू और ज्यादा होगी। बात समझ आती है? तो ईसॉप का मतलब क्या हुआ, हम ऑफर कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी ऑफर कर रही है एम्प्लॉयज को टू टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट, subject to the fulfillment of certain condition. Agreed? तो लिखो, it is offer given to employee, it is offer given to employee to take new equity share, to take new equity share of the company, to take new equity share of the company either free of cost, either free of cost or at concessional rate, or at concessional rate on fulfillment of certain condition. ले ले बेटे बोलो, on fulfillment of certain condition। हमने इसके साथ कंडीशन अटैच कर दी, ये हुआ ईसॉप। नेक्स्ट लिखिएगा बोनस इशू, बोनस शेयर। लिखिए, इन दिस each existing fully paid up each existing fully paid up equity shareholder will be getting new equity share from the company
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सुनो बेटे, बोनस इश्यू में होता क्या है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स देती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। एग्रीड। तो ये बोनस किसको दिया जाता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस को बोनस देने का कोई ऑप्शन हम नहीं अडॉप्ट करते, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। बचा हुआ सारा प्रॉफिट किसका राइट होता है, इक्विटी। इक्विटी को डिविडेंड मिले तो इक्विटी डिविडेंड बोलते हैं, अगर शेयर्स मिल जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। एग्रीड। तो पब्लिक इश्यू में बताओ, कंपनी के पास कैश आता है कि नहीं, राइट इश्यू में आता है, कंपनी के पास कैश आता है, शेयर इश्यू होते हैं। अब बताओ ईसॉप में आ भी सकता है और नहीं भी। अगर ईसॉप फ्री दिया तो नहीं आएगा, अगर कंसेशनल रेट पर दिया तो आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है 300 मार्केट प्राइस है, हम कहते हैं आपको 30 रुपीज पर इशू करेंगे, कंडीशन फुलफिल है, 30 रुपए पेमेंट कीजिएगा, हम शेयर इशू कर देंगे। ये डिसाइड आज की डेट पर होता है, और इशू कब किया जाता है, कुछ सालों बाद। इशू कब किया जाता है, कुछ सालों बाद, कंडीशन लगा दी जाती है। एग्रीड। अब बताओ बोनस इशू में हमारे पास कैश आता है क्या, कैश नहीं आता। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, डिविडेंड। नेक्स्ट लिखो, डिविडेंड। इट इज पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। It is part of company's profit distributed. It is part of company's profit distributed among shareholder.